नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है आवाज अड्डा। नए साल में कश्मीर के मामले को नए नजरिए से समझने की जरूरत है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लाहौर जाकर एक नई उम्मीद जताई है कि स्टेट्समैन जो है वो क्रिएटिव आइडियाज ढूंढ सकते हैं। लेकिन इधर कश्मीर का एक मसला है, वो ये है कि हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद ये कि झंडा और आर्टिकल उस पर दोबारा विचार किया जाए, ये मामला गर्म हुआ। सिंगल बेंच ने कहा कि राज्य की इमारतों और गाड़ियों पर राज्य का भी झंडा इक्वली लगना चाहिए जैसे तिरंगा लगता है। हालांकि आज बड़ी बेंच ने उस आदेश पर रोक लगा दी है और ये राहत की बात है। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई है तो कभी बीफ तो कभी झंडा, कुछ न कुछ नए विवाद खड़े होते रहते हैं। सवाल यह है कि राजनीतिक दलों का इस पर क्या नजरिया है। क्या वे विवाद को और भड़काएंगे या मामले को सुलझाने की गंभीर कोशिश होगी? इन्हीं मुद्दों पर आज आवाज अड्डा में हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का एक बेहद खास पैनल हमारे साथ है। खास तौर पर आज नए साल की शुरुआत होते हुए भी आग्रह करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने वक्त निकाला है हमारे लिए। स्वागत है सर आपका। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार, पीडीपी के नेता वहीदुर रहमान, कांग्रेस की नेता अमी याग्निक और आरएसएस विचारक संजीव उनियाल हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे और एमएम अंसारी जो वार्ताकार रह चुके हैं भारत सरकार की तरफ से, वो भी हमारे साथ हैं और अनिरुद्ध राजपूत हैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के डायरेक्टर। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। सबको नए साल की बहुत मुबारकबाद। जेठमलानी साहब से शुरू करेंगे। सर, सवाल आपसे यही है कि 50 साल पुराने मुद्दे, कभी बीफ और कभी झंडा, उठाया जा रहा है। अच्छा हुआ कि आज डिवीजन बेंच ने उस पर स्टे लगा दिया और इस तरह के मुद्दे जो हैं कश्मीर जैसे नाजुक विषय पे माहौल को और बिगाड़ते हैं। कैसे ये तय करें, कैसे ये आप बताएं कि इस साल सरकार को जैसे पाकिस्तान पर वो फोकस कर रही है उसी तरीके से कश्मीर पर यूं फोकस करे कि हिंदुस्तानियत जो है वो कश्मीरियत का दिल जीते, न कि यहां से दिल टूटने की शुरुआत हो। जेठमलानी साहब। अरे भैया, मैं पहले माफी चाहता हूं कि जो मुझे ख्यालात आपके सामने रखना है या देश के सामने रखना है, आई फील अ लिटिल डेफिशिएंट इन यूजिंग हिंदी because I prefer the precision of the English language. So मैं माफी चाहता हूं कि बार बार मैं इंग्लिश में बोलूंगा और मेरे रीत जो आपके सुनने वाले हैं वो मुझे माफ करेंगे। First of all, I want to tell you that the Kashmir problem has been solved more than 4 times, but our incompetent politicians have not understood what has already been achieved. And I mean no disrespect to anybody. Today I am saying something which I hope with some kind of gratitude and some kind of humility these our politicians in power, at least today, including the Prime Minister of this India, who does not understand the Kashmir problem at all. And according to me, he is as ignorant as anybody else. Now I want to tell you something, that the Kashmir problem has been solved more than 4 times. First, let me tell you that there is a concept in constitutional law called the concept of paramountcy. Paramountcy are the bundle of rights which the British Crown enjoyed over the states of India. Yeah. It is an undefined power. It depended upon the power of the imperial power. And to the question how far our princes were prepared to submit to that kind of serfdom. Now this whole bundle of rights called paramountcy, the first question that arose in India was that if Hindustan agar azad hota hai to is paramountcy ke jo adhikar hain, jo British Crown ka hak hai, wo uske bare mein kya hoga? Now I must tell you what happened today in the history of India, and please don't disturb me because nobody has understood this, including our so-called politicians in power. First of all, the question arose, to whom shall the paramountcy
which the British government, the British crown enjoyed in these states of India, 500 and odd, to whom will it go on independence? The Pakistan authorities, the Muslim League, in other words, which was fighting for the creation of Pakistan, had their eye on the state of Hyderabad, a Hindu-dominated state in which they wanted, because there was a Muslim ruler, the Nizam, that they thought that they will be able to get Hyderabad in their control. Ji. Now, on the other hand, the Indian politicians, they all said that paramountcy must go back to the people of India. This was objected to by the Muslim politicians, and the Muslim politicians won. And the Independence Act was passed on the footing that paramountcy will rest in the ruler of the state. Ji. Now I want my Pakistani friends, you know I am a great lover of Pakistan. I am a passionate believer that Pakistan and India must become friends. Ji. I have got friends in Pakistan who unfortunately today are not able to speak up their mind. I will just mention to them in a few minutes. Ji. Look, we said paramountcy must rest in the people. Ji. But Pakistan had its eye only on the Nizam of Hyderabad because they thought that the Nizam is with us and we will get Hyderabad. They did not think of Kashmir. Then, when the Independence Act came into force, believe you me, the poor Maharaja of Kashmir was entering into standstill agreements with both India and Pakistan because he could not make up his mind where to go. Ji. And at that time, Pakistan did the biggest fraud on the people of the world, including India. They concealed their armed forces soldiers into tribals, and the tribals marched through Kashmir, and they were almost reached the gates of Srinagar, and all were pretending to be tribals. Yes, sir. They did not want to tell the people that these are army people of Pakistan who are trying to perpetrate this fraud on the people of India and the people of the world. It is at that time that the Kashmir Maharaja signed the instrument of accession, under which defense, foreign affairs, currency and so on were ceded to India. Ji. This is a punishment for Pakistan's fraud, because Pakistan wanted the Nizam, ultimately a Hindu majority state, to accede to them. Ji. And it became a kind of revenge on them that the Maharaja acceded to the Indian government, and the Indian army was brave enough to go into Kashmir, and they got the raiders back, and they got them back to the borders of what is present Kashmir. And at that time, Nehru, and I speak because the man is dead, therefore I speak of him with respect, but the man was an idiot. He entered into an armistice agreement. Ji. And whatever remained in the hands of Pakistan, Sir, with your which had permission, been conquered by the raiders, the tribals, so-called tribals, and that remained there, and we had what we presently have today in our possession. And mind you, the Pakistan government failed in their first attempt to get Pakistan, to get Kashmir by force. right? Mr. Nehru was a fool that he went to the United Nations. Ji. But even the United Nations had more sense than Nehru had. All that they said was that if you want, we are prepared to have a plebiscite, but the plebiscite will take place after the last intruder who has come into Jammu and Kashmir Ji, sir. must get out, and the plebiscite will be held under the Indian flag when we are satisfied that there is no tribal or an army man from Pakistan who is trying to say that he is a Kashmiri. Pakistan never fulfilled that promise. Sir. Now, मैं आपको एक और दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ, Sir. जो हमारे पॉलिटिशियंस को भी मालूम नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियंस वो हैं जो भी इन्फ्लुएंस में बने हैं बड़े हमारे लीडर्स आजकल. Yes, sir. Pakistan did not carry out this agreement.
Nehru went to the United Nations. United Nations कहा कि plebiscite करना है तो it has to be under the Indian flag. Yes, sir. After all the intruders have gone back. It didn't happen. We waited till 1965. Now I want the people of the world to know, and I want your viewers to know, that from 1951 to 1956, the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was drafting the Constitution of independent Kashmir. They adopted some provisions of the Indian Constitution and made it a part of the Kashmir Constitution. We have not imposed Indian Constitution upon Jammu and Kashmir. Every state in India, our Constitution has been framed by the Constituent Assembly of India. Yes, sir. But the only state in India, which is Jammu and Kashmir, their Constitution has been framed by the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. For 5 years, this Constituent Assembly was working. And Pakistan did not have the courage to say a word during those 5 or 6 years, because Pakistan knew that Kashmir was with India, and while he was alive, they will not be able to get 1 square inch. The only thing which they have got from India is that portion of Jammu and Kashmir which that idiotic fool called Nehru gave to them under the Armistice Agreement, which we today call the POK. In 1965, sir, with your permission, another attack on India. And I think it was Ayub who was their man. I forget who it was, but I don't care to remember. Sir, with your permission. But they started a war of aggression against India. Sir. Fortunately, India won. Pakistan lost. And this conflict का settlement हुआ कहाँ? In the Soviet Union. Tashkent Declaration. Tashkent Declaration, मेरे politicians हैं, Nehru. Sir, with your permission, आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा. Foreign Minister ने नहीं पढ़ा है. सब idiots बैठे हैं, जिसके लिए मेरे को इतना गुस्सा है कि मैं समझता हूँ कि they are not fit to rule this country. Sir, आपने बहुत ही बढ़िया से. Please understand this and let the people of this country know that our rulers are incompetent. They are not able to defend India's case in Jammu and Kashmir. Sir, there are 2 main provisions. Sir, that neither party will disturb the present status quo by force, by terrorism, by war or violence. Sir, आपकी इजाजत से 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा मैं यहाँ. The second clause is that neither party will even carry on any propaganda for changing it. The Kashmir problem has been solved. And you are giving a lecture after Pakistan's aggression. You have to listen to others also. Yes, sir. Today I want India to tell Pakistan that the Kashmir problem is no longer alive. India has not framed the Constitution of Jammu and Kashmir. We have not forced anything on them. Their Constituent Assembly has framed the Constitution, which is binding. They have adopted some provisions of India's Constitution and made it a part of the Jammu and Kashmir Constitution. बिल्कुल सर, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से समझाई सर. आपने अपनी बात बहुत अच्छे से समझाई. और चूंकि इस इशू के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली uneducated politicians whom you have put in power. सर, आप सर इस इशू के बारे में बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं, इसीलिए हम चाहते थे कि बहुत ही गंभीरता से आप अपनी बात रख दें. सर, अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगा. Let me finish. I want to take 2 more minutes. Lal Bahadur Shastri was the greatest Indian Prime Minister that we have ever produced. He produced the Tashkent Declaration. Yes, sir. After that, Indira Gandhi came in power. And at that time, Pakistan could not retain even Bangladesh. What right have they to claim Kashmir? Bilkul, sir. I have entered into a complete settlement with all the Hurriyat leaders. बिल्कुल सर. Moderate leaders. I am not talking of Mr. आपने दरअसल इस बातचीत को आज जो हम बहस कर रहे हैं उसको death and he will soon go, but all his executive committee will ultimately support Ram Jethmalani. सर, आपने अपनी बात बहुत गंभीरता से बहुत जोर से रखी है. That all solutions of Kashmir shall be acceptable to both Jammu, Ladakh
एंड वैली। बिल्कुल सर। लद्दाख सर, आपने आज की हमारी डिबेट जो हम दूसरे मेहमानों के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे अच्छे इनपुट, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे चैलेंजेस छोड़े हैं। आपने वक्त निकाला। दिस इज द मोस्ट वाइटल प्रॉब्लम and I don't even know whom you have invited to share this debate with me. I don't even wish to sit here and watch what they have to say. I am so cut up by the incompetence of our present government. सर, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। आइए अब चर्चा को थोड़ा मेहमानों के लिए खोलते हैं, क्योंकि जेठमलानी साहब इशू के बारे में बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात बहुत डिटेल में रखी। थोड़ा सा वक्त हमने उनको दिया। आइए सबसे पहले चलते हैं अंसारी साहब के पास। अंसारी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि जेठमलानी साहब की तकरीर आपने सुनी। जब से यहां पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो 50-50 साल पुराने हैं और पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने में एक तरीके से वो मदद करते हैं। तो ये जो ताजा मसला है, ये अचानक आ गया है, इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि अदालत से आया और उसके तुरंत बाद डिवीजन बेंच ने इसको रोक दिया। हमको लगता है कि बहुत तरह के ऐसे लोग होते हैं जो चले जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि हम कुछ ऑर्डर लेकर के आ जाएंगे, और उस तरह के ऑर्डर से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन फैलता है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज खड़ा होता है। आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें क्या पर्सपेक्टिव आपका है? देखिए, जैसा जेठमलानी साहब ने बहुत एक डिटेल तफसील में विस्तार में उन्होंने समझाया है पूरे कश्मीर मसले को, और उसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे पास हिंदुस्तान का एक अपना आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कैसे बना था, जेठमलानी साहब ने अच्छी तरह से समझाया। और जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो जाहिर है कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें यह भी एक ऑब्जर्वेशन था कि इरोजन ऑफ ऑटोनॉमी हुआ है, और वहाँ की जो असेंबली है जिन्होंने कुछ जो चेंजेस लाए थे, जैसे सदर रियासत से गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होना है, या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसको उन्होंने कहा कि वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बहुत ही मुनासिब है, लेकिन किन बुनियादों पे इसको स्टे मिल गया है वो एक अलग बात है। ये तो कोर्ट्स और लॉ, ये ऐसा इशू है जो मैं समझता हूँ कि आपको राम जेठमलानी जी से ही पूछना था, इसलिए कि ये लीगल मैटर है और कोर्ट्स ने बिल्कुल लीगल पोजीशन ली है। बिल्कुल। और उससे जाहिर है कि अभी जो आज जैसा आपने बताया कि हमारी सरकार ने एक पहल किया है जी हमें कोई बोलने दीजिए को सुलझाने की, तो इस बीच में जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि वहां पे ISI के झंडे भी लहराए जाते हैं। दूसरी ये कि कोर्ट ने कुछ इस तरह की कंफ्यूजिंग डिसीजन दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 370 को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना पोजीशन जो है वो जो अभी पोजीशन है उसी को मेंटेन किया, यानी उसको रद्द नहीं किया, जो अक्सर यहाँ एब्रोगेशन की बातें होती हैं। तो ये बहुत सारे जो लीगल इश्यूज हैं वो काफी इंडिकेट हो चुके हैं पिछले 60-70 सालों में, और हमारी कोर्ट्स ने अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। मैं समझता हूँ कि ये टोटली लीगल इशू है, लीगल मामला है, जो कोर्ट ने लीगली इसको इंटरप्रेट किया है। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर ने जो पोजीशन ली है वो एक पूरी लीगल ली है, और मैं लीगल आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई उसमें गलती नजर नहीं आती। बिल्कुल, और इसीलिए जरूरी है कि जो सियासतदान लोग हैं वो हर इशू को लपके नहीं और माहौल को खराब न करें। अब्दुल राशिद साहब के पास, इंजीनियर राशिद साहब के पास आना चाहूंगा। देखिए, आज डिवीजन बेंच ने वो ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसमें झंडे की बात हुई थी। अंसारी साहब, आऊंगा आपके पास। राशिद साहब, आपका भी इरादा आपको अब छोड़ देना चाहिए असेंबली में ये संशोधन मूव करने का, ये अमेंडमेंट मूव करने का कि हां दोनों झंडे बराबर लगें। माहौल इस वक्त ये डिमांड करता है कि हम लोग हिंदुस्तान के तौर पर कश्मीर की आवाम का जो दिल है उसको जीतें, न कि दरार को बढ़ाएं, और आप इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं राशिद साहब।
मैं चाहूंगा कि आप 1-2 मिनट मुझे दे दें, मैं मुख्तसरन अपनी बात अर्ज करूंगा। जो राम जेठमलानी साहब ने कहा, मुझे उनका बहुत ही एहतराम है। कहा 4 बार जम्मू कश्मीर का मसला हल हुआ है। अगर 4 बार मसला हल हुआ है तो 1 लाख लोग आज तक मरे क्यों हैं? फिर जो अंसारी साहब ने कहा लीगल इशू है, अंसारी साहब ने भी एक दुकान खोली थी कश्मीर में। राधा कुमार अंसारी साहब और दिलीप पडगांवकर की कंपनी हुआ करती थी, ये भी कश्मीर आए। राम जेठमलानी की भी एक दुकान थी। कश्मीर कोई ट्रेड सेंटर नहीं है, यहाँ जीते जागते लोग हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी झंडे की बात है या सदर रियासत की बात है, हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ये प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद इसी चीज पे है, इसको हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम भी ये कहते हैं, जो हाईकोर्ट ने कहा कि 1965 में जो संशोधन हुआ था इस कानून में, जो उन्होंने कहा था कि आप वजीर आजम के आप सदर रियासत का गवर्नर के बदले में सदर रियासत कीजिए और वजीर आला के बदले आप वजीर आजम के बदले सदर रियासत का ओहदा बहाल कीजिए। तो आज की जो हाईकोर्ट की जजमेंट है वो कोई फैसला नहीं है, उसने ये कहा है कि जो तब हुआ था वो गलत था, क्योंकि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें वजीर आजम सदर रियासत और अपना झंडा जो है उसको कायम रहना है। जैसा कि राम जेठमलानी ने भी कहा, जब हमारा इलाक हुआ था महाराजा के सवाल ये है के साथ यूनियन, सवाल ये है सर, आप मुझे खत्म कर दे रहे, आप मुझे खत्म करने दें प्लीज। तो जब इलाक हुआ था उसमें 3 कंडीशनें थी, सिर्फ जो हमारा मतलब डिफेंस था, हमारा कम्युनिकेशन था और हमारा फॉरेन अफेयर था, बाकी सारे में हम इंडिपेंडेंट थे। धोखा तो दिल्ली की तरफ से हुआ है। ये यहाँ जितना भी आज तक खून हुआ है उसकी जिम्मेदार दिल्ली है। पाकिस्तान तो एक अपनी जगह पे स्टैंड है, लेकिन हमारी ऑटोनॉमी आपने एरोड की, आपने हमें हमारा जो हमारे बेसिक राइट्स है उनको भी अब सुप्रीम कोर्ट में लिया। हमारी गुजारिश है कि आप हर चीज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। जिस तरह पिछली बार पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने, चाहे राज्यसभा थी चाहे लोकसभा थी, उन्होंने पास किया था ये बिल कि आप हाईकोर्ट के जजों में मतलब गवर्नमेंट का कुछ असर होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, बेसिक है, इसमें मतलब जो पार्लियामेंट जो मतलब हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। उसी तरह से हमारा जो प्रेसिडेंट अपना था, प्राइम मिनिस्टर था, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। और इसी तरह जो स्टेट फ्लैग का ताल्लुक है वो आपने हमारे साथ एक कमिटमेंट किया, और उसके बाद भी जब आपने भी पाकिस्तान जाने की बात आपने की, मोदी जी की, बाकी चीजें की, जब आप कश्मीर में अपने संविधान के अंदर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जब आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो पाकिस्तान से आप क्या बात करोगे। और आप फाइनल पर एक बात, जो आपके प्रोग्राम में पीडीपी और एमसी के दो ये जो खास जो उनके दो मतलब नुमाइंदे जो हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप कुछ शर्म कर लो, आप असेंबली में उठ के दिल्ली को बता दीजिए कि आपको हमारी ऑटोनॉमी को बहाल करना पड़ेगा। वो कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने भी उसको माना है, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है। हमारे जवाहरलाल जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी और मेहमान हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ इस बहस को हम आगे बढ़ाएं। और हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं कि कश्मीर का मसला अगर हल होता है, कश्मीरियत के साथ हिंदुस्तानियत गले लगाता है, तो फिर हमारी तरक्की की रफ्तार और दुनिया भर में हमारा एक जो मुकाम बनता है वो अलग है। इसीलिए जरूरी है कि 2016 में इस इशू को नई डील के साथ हज धर्मी को छोड़िए नहीं, फोकस किया जाए। आइए अब हम बात करेंगे वहीदुर रहमान साहब से, जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं, और उनसे ये समझना चाहेंगे कि राशिद साहब ने जो मुद्दे सामने रखे और वो समर्थन मांग रहे हैं अपना, जो वो अमेंडमेंट मूव करने वाले हैं, तो पीडीपी का क्या स्टैंड है इस इशू पे। देखिए, मैं रशीद साहब की मशवरे का शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने कंसर्न कहा। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन देना। द स्टेट फ्लैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नेवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनियन फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग पूरे मुल्क में है वही जम्मू कश्मीर में है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर जगह जो नेशनल फ्लैग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है वो पूरी मुल्क में जैसे है वैसे जम्मू कश्मीर में है। क्या अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक्सीडेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया इन अ वेरी यूनिक पैटर्न, और हमारा जो स्पेशल स्टेटस है बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा स्पेशल स्टेटस हमें पाकिस्तान या सेपरेटिस्ट ने नहीं दिया है। इट इज गिवन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और उस स्पेशल स्टेटस में ये मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट की डिलिब्रेशंस है, गो थ्रू द रिकॉर्ड, आई कैन प्रोवाइड यू अ कॉपी एंड सी इट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑन रिकॉर्ड टू एक्सेप्ट द स्टेट flag, and the state flag does not need support from the court, because the court derives its authority from the constitution of Jammu and Kashmir. The Chief Justice of Jammu
Jammu and Kashmir is under the oath of this constitution or constitution of J&K state. All MLAs are under the oath of J&K constitution. So is the flag of this state is also the given a gift of the J&K constitution. So it doesn't need a court order to be hosted or not to be hosted. It is by virtue of the constitution of the state, and no court has a locus standi whether flag should be hosted or not should be hosted. And my point is very simple. आज आप देखिए आर्मी की हर रेजिमेंट का एक फ्लैग होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है, हर यूनिट का एक फ्लैग होता है, एयरफोर्स का फ्लैग है, इंडियन आर्मी का फ्लैग. फ्लैग इज अ सिंबलिज्म. द J&K फ्लैग इज नॉट अ नेशनल फ्लैग, इट्स अ स्टेट फ्लैग. इट हैज इट्स ओन. आप देखिए अमेरिका में हर स्टेट में अपना फ्लैग है, हर स्टेट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट में अपना एक संविधान है. इट डजंट कॉन्फ्लिक्ट द फेडरल फ्लैग, इट डजंट कॉन्फ्लिक्ट द फेडरल लॉ. वहां जो स्टेबिलिटी है वेस्टर्न कंट्रीज में, इट इज बिकॉज ऑफ नहीं मुझे क्लियर करने दीजिए. इट इज बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फेडरलिज्म टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी फेडरल टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट्स यूनिलेटरल टुवर्ड्स द 28 स्टेट्स बट नॉट विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ द यूनिक सर्कमस्टेंसेज जिसमें एक्सेशन हुआ. और इंडिया की जो सारी आज चैलेंजेस है पूरी कंट्री में, इट विल बी रिजॉल्व्ड थ्रू फेडरलिज्म, नॉट बाय सेंट्रलिज्म. अगर आप फेडरलिज्म में रीजनल भरोसा करते हैं तो अनुमानों को आप उसमें बिल्कुल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए मेरी बात समझिए. ये जो आज जो डिबेट चल रहा है जम्मू कश्मीर के संविधान का, जम्मू कश्मीर के फ्लैग का, दिस इज अ मेन स्ट्रीम डिमांड. दिस इज NCPDP कांग्रेस डिमांड. दिस इज नॉट अ सेपरेटिस्ट डिमांड. फेडरलिज्म इज नॉट सेपरेटिज्म. एब्सोल्युटली आपने अपनी बात रखी भाई. हम नहीं, अभी हम चर्चा बिल्कुल आपसे जारी रखेंगे और वक्त मिलेगा. 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि मेरे लिए अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और सारे मेहमानों की राय आगे चल के हम लेंगे कि 2016 में कश्मीर के बारे में एक नया नैरेटिव कैसे खड़ा किया जाए. CNBC आवाज पर चर्चा हो रही है कि कश्मीर का जो मसला है वो बार बार सिर उठाता है और किस तरीके से ऐसे प्रोवोकेशंस पे पॉलिटिकल पार्टियां उलझे ना बल्कि उससे बच करके एक समाधान ढूंढें. क्योंकि कश्मीर एक जमीन नहीं है और जो जज्बाती दूरियां हैं उनको कम करके कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों को अपनी हिंदुस्तानियत से अपने साथ अपने भाई की तरह से लेके चलने का अगर जज्बा हिंदुस्तान का है तो उसमें ये विभाजनकारी बातें बंद होनी चाहिए. संजीव उनियाल साहब के पास आऊंगा. उनियाल साहब, PDP और BJP का रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है, चुनौती भरा है और बड़ी तारीफ की बात है कि दोनों पार्टियों ने तय किया कि हम एक प्रयोग करके देखेंगे. बड़ी अच्छी बात है. लेकिन ऐसे में अगर आग्रह ये हो कि साहब ये झंडे वाला पॉलिसी बदल दिया जाए या एक निशान एक विधान इस तरह का जो पुराना नारा है वो उठाया जाए, ये क्यों नहीं समझते कि धारा 370 के साथ कुछ नहीं हो सकता. इस बहस को न उठाने की जरूरत है, न वक्त है, न इससे कोई फायदा है. 2016 का नया नैरेटिव बताइए, आप क्या सोचते हैं उनियाल साहब? देखिए, पहले तो मैं संजय जी आपको क्लियर करता हूं कि मैं बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं. बिल्कुल ठीक बात. मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारक हूं. तो मैं अभी जो सज्जन बोल रहे थे पीडीपी के, तो मैं हैरान था कि वो एक मिलिट्री के, एयरफोर्स के या आर्मी के या नेवी के फ्लैग को आप एक राज्य के फ्लैग से मिला रहे हैं. तो ये कहां विरोधाभास है अपने आप में. दोनों कहीं भी स्टैंड नहीं करते आपस में. दो बातें. दूसरी बात यह है कि क्या हम 370 धारा को, जो कि एक विशेष परिस्थिति में लागू की गई थी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए, जबकि पाकिस्तान के पास 1 लाख करोड़ लगभग इस क्षेत्रफल को उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, और क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र थे, जबकि 560 रियासतें इसी तरह की जम्मू कश्मीरी तरह की इधर से उधर एक दूसरी कंट्रीज में टेक ओवर हो रही थी, और महाराजा हरि सिंह ने अपनी पूर्ण इच्छा दिखाते हुए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलीन करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया था. उस टाइम एक विशेष परिस्थिति में 370 धारा को लगाया गया था. क्या वो विशेष परिस्थिति अब भी चल रही है? क्या आज भी एक परिस्थिति वहां पर है? ऐसा नहीं है. उस विशेष परिस्थिति को हम किसी भी तरह विशेष दर्जे में रखकर और आज ये विवाद खत्म कर सकते हैं. ये सेपरेटिस्ट का काम है.
ये अलगाववादी शक्तियां ही हैं जो कि दूसरा ध्वज, उसका फैसला थोड़ी आप करेंगे। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए उनियाल साहब, मैं आपसे देखिए उनियाल साहब किस तरीके में 70 को खत्म करेंगे। एक मिनट वहीदुर रहमान साहब, एक मिनट उनियाल साहब, एक मिनट उनियाल साहब मेरा एक सवाल सुन लें। वहीदुर रहमान साहब एक सेकंड रुकिएगा। उनियाल साहब मेरा बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। कश्मीर की जमीन को रखने का जिद है, कश्मीर की जमीन को रखने का जिद है, या कश्मीर के इंसान के दिल को जीतने की जिद होनी चाहिए? सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या जिद है, क्या हासिल करेंगे इससे? देखिए ये लोगों को जीतना नहीं चाहते। नहीं, देखिए राशिद साहब और रहमान साहब, राशिद साहब और रहमान साहब, आप टोकिए मत। राशिद साहब और रहमान साहब आप टोकिए मत, क्योंकि हम हल्ले गुल्ले की डिबेट करने के लिए इस विषय को नहीं ले रहे हैं, प्लीज। नहीं, एक मिनट। देखिए राशिद साहब और रहमान साहब आप टोकिए मत, मैं अपने सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने वक्त पर जवाब दीजिएगा। बचा हुआ जितना वक्त है उसका अच्छा इस्तेमाल करें हम लोग। उनियाल साहब, इंसान जीतना है या जमीन रखनी है? संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या आपको लगता है कि क्या हमारे देश में, क्या भारतीय वातावरण में, क्या भारतीय जमीन में क्या इस तरह का वातावरण है कि हम उसको जबरदस्ती कर सकते हैं? हम तो वसुदेव कुटुंबकम और सारे लोगों को अपना मानने वाले लोग हैं, हम तो अपना दिल जीतने वाले लोग हैं। तो हम क्यों नहीं वहां के कश्मीर के लोगों का दिल जीत सकते? आप ऐसा क्यों मानते हैं? और आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स लें। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि लक्ष्मण जी ने अपनी स्वर्णमयी लंका नाम है लक्ष्मण रोड से जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपनी गरी, अपनी जन्मभूमि के लिए हम अपने दिल से ज्यादा अपने लोगों का दिल जीतने के लिए इसके लिए तैयार है। आप आम सहमति लीजिए। आइए एक मिनट राशिद भाई वो अपने आप में बताते हैं। देखिए राशिद भाई और रहमान साहब, देखिए थोड़ा कोई ऐसी बात करके इस तरह का, रहमान साहब और राशिद साहब थोड़ा मेहरबान रहिए मुझ पे, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं। इमरान नबी डार हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उसके बाद कांग्रेस की राय ली जाएगी। इमरान भाई, इमरान भाई आप क्या समझते हैं कि इस मसले को दरअसल एक नए जज्बे के साथ लाने की जरूरत है, न कि ऐसे इश्यूज खड़े किए जाएं जिससे झगड़ा और बढ़े? आप कहां खड़े हैं? क्योंकि आज फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़े खुश होकर के बयान दिया है कि हिंदुस्तान में जब तक हैं तब तो जो झंडा बनेगा अवॉइडेबल है, मत कहिए। देखिए, सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं कि जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं और जो शायद आरएसएस के भी हैं, जो थिंकर बैठे हुए हैं, उनसे सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मसला 370 के मुतालिक जो उठा है, स्टेट फ्लैग के मुतालिक उठा है, ये सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ जब पीडीपी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, जिस सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया था, मार्च में ये सर्कुलर इशू हुआ, उसमें मेंशन किया था कि हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जब आपने चीफ मिनिस्टरशिप चेयर को जब नहीं, आप पहले मुझे बात, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया वही साहब, आप मुझे बात करने दीजिए। उन्होंने जब मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप मैंने इंटरप्ट किया आपकी बात को, मैंने इंटरप्ट किया आपकी बात को, आप मुझे बात करने का मौका दीजिए। आपकी हुकूमत है तो ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को बात करना। भाई देखिए रहमान साहब पहले बात सुनिए, फिर आप रहमान साहब जरा आप सुनिए, रहमान साहब आप सुनिए। आपने उसके बाद एक दिन के बाद ही वो सर्कुलर वापस लिया, कॉन्फ्रेंस ने किया, बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का। देखिए एक मिनट भाई, इमरान भाई एक मिनट मिनिस्टर की चेयर को आपने इरोड किया, चीफ मिनिस्टर की चेयर बनाया, उस वक्त इरोजन नहीं हुआ। नहीं सुनिए, एक सेकंड। देखिए भाई वहीदुर रहमान साहब, प्रधानमंत्री की कुर्सी वापस आएंगे। वो किसने किया? वो फारूक खान जो लोकल बीजेपी लीडर है, और वहां सुनील सेठी जो आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने उस केस को रिप्रेजेंट किया। और आप यहां पर लोगों को आके झूठ बोल रहे हैं, और आपके अलायंस पार्टनर जो है उनने एक फैसला कर लिया है कि हमको स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को खत्म करना है, और आप यहां पे आके बोलते हैं जी हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, जबकि आप अपनी हुकूमत अपने पार्टनर को यह नहीं बता सकते हैं कि आप जी J&K के स्पेशल स्टेटस को इरोड करने की कोई भी हिमाकत न करे, और आप लोगों को यहां पर बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप भरोसा रखते हैं, आपने इसी टाइम जो है अपने एक मिनट आपको रोकूंगा भाई। देखिए सुनिए, देखिए इरादा सुनिए।
जो पीडीपी का है बहुत अफसोसकुन है। और मैं इस पे जो है मुझे लगता है कि एक सियासत की जा रही है। पीडीपी जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो अभी तक इलेक्शन से पहले सेल्फ रूल की बात करते थे, आज उनके पास सेल्फ रूल तो कहीं है नहीं उनके पास, बस उनके पास सिर्फ यही है कि बार बार जो है। अच्छा भाई सुनिए, आपने अपनी बात रखी। देखिए हम चाहते हैं, सुनिए एक मिनट टीवी में आके ऐसे ही रेटरिक बयान कर। भाई इमरान भाई आपने देखिए सुनिए आपने देखे। इमरान भाई सुनिएगा आप मेरी बात, आपने अपनी शुरू में बात रख दी, आपने अपनी बात शुरू में रख दी, उसके बाद आप जो कह रहे हैं आप भी यहां पर सियासत न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्लीज मेक योर पॉइंट, लेकिन थोड़ा इतना वक्त नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि पीडीपी अगर थोड़ा वक्त इतना दीजिए कि मैं अपने दूसरे मेहमानों की भी राय ले सकूं। हम बिल्कुल इस तरह के हल्ले और शोर शराबे वाले डिबेट में यकीन नहीं रखते, ये समझ करके कृपया हमसे आप यहां पर एंगेज होंगे चाहता हूं। लेकिन मैं बात कर रहा था, एक मिनट रोहित साहब बीच में उठ के जो है इंटरप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और रहमान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में ना बोले, मैं आपके पास आता हूं, आप अपनी बात बिल्कुल रखिएगा जो भी आपको कहना है। अभी चलते हम लोग अमीबेन याग्निक के पास। आपको लगता नहीं मैडम कि इस वक्त जो चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार में नहीं है, सरकार पीडीपी और बीजेपी की है, और ऐसे में चूंकि उनके एक आग्रह हैं, 370 पर एक बहस चली भी है, खुली हुई बहस है, और कश्मीर के मसले को अगर सुलझाना है तो एक नई सोच लेके आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है कि माहौल सुधरे न कि और बिगड़े? संजय जी, आज का आपका डिबेट है, हर एक ने अपना पॉइंट रखा, पिछली बातें की, यूनाइटेड नेशंस की भी बात हुई कि भाई जब एक्सेशन हुआ तो उनको बीच में लेके आए, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी हो गई। लेकिन आज का पॉइंट ये है कि जब पीडीपी और बीजेपी दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अपने आप कहते हैं वो, हाँ नहीं वो वरिष्ठ है, हमारे आदरणीय है, पर ऐसे जो लैंग्वेज आती है तो जो मसला होता है प्रश्न भटक जाता है। आज हम ये बैठे हैं सोचने पे कि भी कश्मीर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, तो पीडीपी और बीजेपी जो दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो साथ में आए हैं, अभी वो अलायंस पार्टनर बने हैं, और वो जब इलेक्शन मोड में थे तब उन्होंने बताया था कि हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जब कोई ऐसा कहता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो उसका प्री सपोजिशन होता है कि यू नो द प्रॉब्लम एंड यू नो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द प्रॉब्लम। पर आप हर बात पुरानी बात लेके आते हैं, आपको इसका मतलब कि कश्मीर की जमीनी हकीकत का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और आप कहते हैं कि भाई 2016 में कौन सा नैरेटिव नया लाएंगे, क्योंकि आज आप देखेंगे पिछले 8 महीने 9 महीने में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपना जो है आइडियोलॉजी वो थोपने की कोशिश कर रही है। न तो वो रोक पा रही है पीओके पे जो फायरिंग हो रहा है, न तो वो रोक पा रही है कि पाकिस्तानी झंडे जो लहरा रहे वो रोक सकती है, न तो वो और एक्ट रोक सकती है, न वो कह सकती है अपने पीडीपी पार्टनर से। तो ये सिचुएशन में कौन सा नया सॉल्यूशन वो लेके आएंगे जब उनको जमीनी हकीकत या पिछले जो 60 साल में जो हुआ है उसका जो कुछ अंदाजा नहीं है, और आप सिर्फ आक्षेपबाजी करने के लिए तैयार रहते हो या कुछ नए नुस्खे निकालते हो, और आर्टिकल 370 को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, और बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल 370 आप कुछ नहीं कर सकते। डिबेट करके आप उसका सोल्यूशन लाके आप उसका निवारण कर सकते हो पार्लियामेंट के बैठ के। आप अगर ऐसी बातें करेंगे कि भाई हम झंडा नहीं लहरेंगे, इट इज बाय एक्ट, लीगल इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली, और वही बात अंसारी साहब वो दोनों हम लोगों को समझा रहे थे। आप बहस करेंगे तो आप कहां कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? एब्सोल्युटली। अभी मेरे लिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट करके अनिरुद्ध राजपूत जो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं उनकी राय लेंगे, और बाकी सारे मेहमानों का एक क्लोजिंग कमेंट लिया जाएगा। छोटा सा सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि इस देश के सामने हम हमेशा बातें करते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं और उनको सुलझाने की बातें होती हैं, उलझते ज्यादा हैं। हमको लगता है कि कश्मीर वो मुद्दा है जहां कई इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं कि अब देश को और सारे पॉलिटिकल क्लास को मिलकर के एक नए ढंग से सोचने की जरूरत है। पुराने तौर तरीकों को नहीं बदलेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। अनिरुद्ध राजपूत जी, आप कश्मीर स्टडी सेंटर चलाते हैं, मैं आपकी एक राय जानना चाहूंगा कि एक भारतीय नागरिक के रूप में अगर मैं ये कहता हूं कि भाई कश्मीर का ये जो मुद्दा है 370 वाला, ये जब तक वहां संविधान सभा न बने
जो कश्मीर के लोग तय न करें कि हम 370 को रिवाइज करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का आग्रह थोपना, बहस करना सिर्फ माहौल को बिगाड़ेगा, देश का नुकसान करेगा। इस आग्रह को छोड़ देना चाहिए। धारा 370 जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं बनाया। धारा 370 जो है वो बना है भारत की संविधान द्वारा। और मैं सारी चर्चा सुन रहा था, लेकिन चर्चा में किसी ने भी धारा 370 के वास्तविक स्वरूप पर कोई बात नहीं कही। मैं आर्टिकल 370 का टेक्स्ट लेकर बैठा हूं और उसका प्रारंभ कहता है टेम्पररी प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धारा 370 जब बनी थी तब यह बात स्पष्ट थी कि 370 केवल टेम्पररी रूप से बना है। धारा 370 केवल उसी समय तक रहेगा जब तक कि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम खत्म नहीं कर देती। जब वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम खत्म कर दिया तब धारा 370 को कंटिन्यू करने का कोई भी कारण नहीं था। एक बात स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर को कोई भी स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस कहीं पर भी दिया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस बात का कोई भी रेफरेंस नहीं है। एक ही रेफरेंस है कि आर्टिकल 370 इज टू ऑपरेट, is to define the legislative relationships and constitutional relationships between the union and the state of Jammu and Kashmir। कब से कब तक? तो केवल जब तक संविधान सभा अपना काम पूरा नहीं कर लेती। जिस दिन संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया उस दिन से धारा 370 का प्रयोग पूर्ण तरह से वर्जित है। 370 का कोई अर्थ नहीं बचता। इसका अर्थ ना बचने के बावजूद हमने धारा 370 को चलने दिया। क्यों चलने दिया? ये राजकीय नेताओं की गलतियां हैं। राजकीय नेताओं ने 1993 में भी, जिस कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि है, उन सब ने भारत के पार्लियामेंट में 1993 का यूनानिमस सबका रेजोल्यूशन है कि धारा 370 को हटाना चाहिए, लगाया भारत की संविधान सभा ने। पार्लियामेंट और वहां पर कर लो, केवल पार्लियामेंट ही आर्टिकल 370 को हटा सकती है। जी, अंसारी साहब के पास चलेंगे। अंसारी साहब, आर्टिकल 3 अंसारी साहब से ये भी अमेंड हो सकता है। जी, आपका कथ्य, हाँ, बिल्कुल आपका वेल कंसिडर्ड व्यू आपने सामने रखा है अनिरुद्ध जी। अंसारी साहब, आप अनिरुद्ध राजपूत के इस कंस्ट्रक्शन से, इस फ्रेजिंग से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, इसलिए कि एक 370 एक ऐसा, जरूर ये टेम्पोररी प्रोविजन है, लेकिन ये टेम्पोररी प्रोविजन जो है 60-70 सालों में एक तरह से स्पेशल प्रोविजन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब ये, अगर एक पहली बात तो ये कि न तो हमारी पार्लियामेंट इसको एब्रोगेट कर सकती है और न ही जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली इसको कर सकती है, इसलिए कि 2/3 मेजॉरिटी दोनों असेंबली और पार्लियामेंट की चाहिए होगी इसको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये एक लीगल पोजीशन है। मैं समझता हूं कि हमारे साथियों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए और अगर किसी तरह से यूनिलैटरली अगर इसको एब्रोगेट कर दिया तो कश्मीर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन करेगा और इंडिया अपने हिसाब से। तो ये आप समझ लें कि जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज टूट जाएगी और जो हमारा जुड़ाव है वो खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं संजय पुगलिया जी आना चाहता हूं कि ये पिछले 1 घंटे में जो हम लोग बहस कर रहे हैं, बदकिस्मती से वो वही तमाम पुरानी बातें जो हमारे लिए उलझी हुई हैं उसी पे हम उलझ के रह गए हैं। आज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ऐसे मरहले पे आए हैं जहां पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जो सिलसिला शुरू किया था बातचीत का, वो आज हमारे मोदी सरकार ने भी कोशिश की है और एक पूरी अच्छी पहल की है ताकि तमाम इन मसलों को हम एक साथ बैठ करके डिस्कस कर सकें, ताकि हमारे यहाँ जो टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, जो मिलिटेंसी है, वो खत्म हो सके और इसकी वजह से जो कश्मीर में मार्जिनलाइजेशन है वो कम हो सके। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस अच्छे हों, इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशंस अच्छे हों, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और इससे ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि जो कंट्रीज आपस में काफी ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस उनके अच्छे होते हैं, जहां पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, वो कंट्री आपस में कभी जूझती नहीं, कभी लड़ती नहीं, बल्कि उनके यहाँ जो आप कह रहे थे इंसानियत और प्यार बढ़ता ही बढ़ता है।
तो मैं समझता हूं कि हमें आज ये अपना समय जो है इस काम के लिए लगाना था कि जो ये दोनों मुल्कों में एक दोस्ती का जो हाथ बढ़ रहा है, इसमें ये तमाम जो पुराने उलझे हुए सवाल हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, ताकि हमारा इकोनॉमिक ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशन भी बढ़े और ये कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी एक सुलझाने में सहूलत होगी। और जब ये सुलझेगी तभी जाकर के कहीं हमारा टेररिज्म और इंसर्जेंसी खत्म होगी, मिलिटेंसी खत्म होगी और जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट की भी हम बात करेंगे। तो आज ये जो एक ऐसा इशू है, एक हम ऐसे मरहले पे आ चुके हैं जबकि ये तमाम छोटी छोटी जो बातें हैं उसको हम सोचें, उस पर गौर करें, बजाय इसके कि हम अपने पुराने पॉलिटिशियंस की, पुराने नेताओं की और पुराने पार्टीज की ही शिकायत करते रहें और ये कहें कि वो इडियट थे और वो। जी अंसारी साहब, बिल्कुल आप दरअसल मेरी राय में, जी बताएं, और मेरी राय से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय में हिंदुस्तान का जो स्पिरिट है उसको आप कैप्चर करके अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां हैं जी, और अचानक पता नहीं क्या हुआ है कि वहां की अदालतों से हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा फख्र करते हैं जुडिशरी पर, लेकिन कहीं से कोई जाता है, कैसे आदेश ले आता है, कुछ भी कर लेता है। दूसरी पार्टियां हैं, नहीं मैं आपसे अर्ज करूं कि जो देखिए नहीं, ये जो दूसरी पार्टियां हैं, मेरा सवाल खत्म कर दूं, ये जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर आप इनको हम ये कैसे कन्विंस करें हम कि भाई पीछे की कुछ गलतियां हुई भी हैं, तो एक आयरन कास्ट सिस्टम बन गया है, आगे अब शिक्षा की बात करो, तरक्की की बात करो, रोजगार की बात करो और आगे बढ़ने की बात करो, ये नैरेटिव तो अभी हमारे जो दोस्त लोग बैठे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राशिद साहब, पीडीपी के प्रवक्ता, उनकी ये जुबान है ही नहीं। अंसारी साहब, आप उनको समझाइए। कश्मीर आके नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा, आप दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है बता दीजिए अंसारी साहब। एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट अंसारी साहब बोलेंगे। अंसारी साहब बाहर नहीं निकल सकते, क्या समझाइए आप? एक मिनट राशिद साहब, अंसारी साहब बोलेंगे। बात नहीं, मैं भाई राशिद भाई, मैं एक सेकंड में आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं आपका पर्सपेक्टिव भी समझता हूं, लेकिन बात जो संजय पुगलिया साहब ने पोस्ट किया है कि आखिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे किस तरह से बात की जाए। और जी हाँ, बोलिए अंसारी साहब, बोलिए। देखिए, अब जेठमलानी साहब ने तो किसको कहा कि वो, देखिए मैं उसमें बात नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हम एक ऐसे मरहले पे पहुंच गए हैं जहां पे दोनों मुल्क जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोशिश की थी, उस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए तमाम मुद्दों के ऊपर इंडिया पाकिस्तान जो है वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करें, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हमारे हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की आर्मी हो या जम्मू एंड कश्मीर के आवाम हैं, उनसे कंसल्ट करते हुए, उनसे बात करते हुए किसी एक नतीजे पे पहुंचे और इस हल को एक हल ऐसा निकालें जिससे कि दोनों मुल्कों में ये ट्रेड भी बढ़े, इकोनॉमिक भी बढ़े, लोगों में बेहतर रिश्ते हों और इसके साथ साथ मैं सारे मेहमानों का कमेंट लूंगा, तरक्की होगी, वहां की भी भलाई होगी, वहां की भी बहबूदी बढ़ेगी और नौजवानों को नौकरी और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो 70 साल के इश्यूज हैं उसको हल कर लीजिए, ऊपर हमें नहीं, कश्मीर के मुद्दे की हल की शुरुआत इसी बात से है राशिद साहब। नहीं, अंसारी साहब, देखिए वो हद, आपको 70 साल हो गए हमें ये बात पढ़ाते, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए उसको हल करने के लिए बर्बादी हुई, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप टीवी स्टूडियो में बैठ के बातें मत कीजिए, सिचुएशन देख लीजिए। राशिद साहब, अगर वही आप पुरानी बातें करते रहेंगे तो हम कहीं पे किसी भी नतीजे पे नहीं, राशिद साहब देखिए यही दिक्कत है। नहीं, राशिद साहब आप समझ नहीं रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। अंसारी साहब आप नहीं हैं, अंसारी साहब राशिद साहब की ही तरह से सोचते हैं, वो उन्हीं के साथ सोचते हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं। सेंटेंस में संजय 2010 याद दिलाई, संजय पुगलिया जी, मैं अपनी बात एक सेंटेंस में खत्म करूंगा। भाई राशिद एक मिनट, राशिद भाई एक मिनट। हाँ, अंसारी साहब एक लास्ट वाक्य में आप अपनी बात खत्म करिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए कश्मीर के मामले में दो तरीके सोचे गए। पहली बात तो ये, जो कश्मीर के बहुत सारे लोग जो कहते हैं, राशिद साहब भी कहते हैं कि जो एक यूएन का रिजोल्यूशन है और जाहिर है कि जम्मू एंड कश्मीर में यूएन के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन 71-72 में जो इंडिया पाकिस्तान की एग्रीमेंट हुई वो ये हुआ कि दोनों मुल्क जो है आपस में मिल बैठ करके बातें करेंगे, राशिद साहब स्टेक होल्डर से बात करेंगे। और आपको
याद होगा कि अभी मैं अटल बिहारी वाजपेयी और बिल्कुल अंसारी साहब, हाँ, ये तमाम थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है मेरे साथ। हुर्रियत लीडर्स को भी कहा कि पाकिस्तान के लीडर से मिले, यहाँ के लीडर से मिले, ताकि उनके भी पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट किया जाए और मसले का हल निकाला जाए। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और इस पे एक नए रास्ते निकालने की जरूरत है। राशिद साहब आपसे मेरा सवाल है। राशिद साहब मेरा आपसे सवाल है। समझता हूं कि जी, मेरा सवाल आपसे ये है राशिद साहब, अच्छा है ना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ऐसा तो नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। राशिद भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है जी कि कहीं किसी को उम्मीद दिखती है कि नरेंद्र मोदी एक तो देखिए हिम्मत वाले आदमी हैं और दूसरा वो बड़े आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर के आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों को कश्मीर में ये लगने लगा हो कि यार ये मसला हल ना हो जाए, ये लाहौर चले गए, मसला हल करने की तरफ हैं, और अगर उनको फिक्स कर लिया तो कश्मीर में ऐसा अमन चैन आएगा और आतंकवाद के खिलाफ एक काम करने का जो सिलसिला चलता है, उसके कारण जो एक इंडस्ट्री चलती है, एक जो बिजनेस चलता है, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स, इसीलिए ग्रीवांस की पॉलिटिक्स की आवाजों को और तेज कर दो। राशिद साहब, वक्त इस वक्त एक मीठी जुबान बोलने का है और अच्छी जुबान बोलने का है। नहीं, आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जो मोदी साहब लाहौर गए, हम उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो, और सबसे ज्यादा अमन की जरूरत कश्मीरियों को है। जिस चीज को आप आतंकवाद कहते हैं, बाकी चीजें कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा दर्द तो हमको महसूस होता है, चाहे कोई भी मारा जाए। इसी में झंडा वंडा मत लाइए भाई, आप मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश मत लाइए, आप बात तो सुन लीजिए, वजीर आजम मत लाइए, आप बात तो सुन लीजिए। कश्मीर के लोग वजीर आजम का ओहदा बहाल करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पर अमल करने के लिए। यहाँ आज जब मिलिटेंट मरता है तो 50,000 60,000 लोग उसके जनाजे में निकलते हैं। यहाँ यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर हैं। आप इतिहास को बदल नहीं सकते। अच्छी बात है अगर मोदी जी कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ले आते हैं, उसका वेलकम करते हैं। हम हिंदुस्तान के पूरे अपने देशवासियों को कहना चाहते हैं कि आपका मीडिया और आपके राजनेता जो है ये आपको झूठ बोलते हैं। कश्मीर की हालत कुछ और है, कश्मीर के लोग जो है वो कुछ और चाहते हैं। आपका हमारा मुद्दा सिर्फ झंडे का नहीं है, ठीक है अनिरुद्ध राजपूत, वजीर आजम बनाने का नहीं है, हमारा मुद्दा शायद कुछ और बड़ा है। दिल्ली हमसे बात करना नहीं चाहती, हुर्रियत वालों से बात की तो दिल्ली ने उनको जलील कर दिया। आपने साहब को भी एक मिनट अनिरुद्ध, दिल्ली कश्मीरियों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो बात और सबसे ज्यादा पीडीपी और एनसी के लोग देना चाहेंगे, आप दिल्ली के एजेंट मत बनिए। राजपूत साहब, राशिद साहब को कैसे समझाएं, आप समझाइए। ये जो कहते हैं दिल्ली बात नहीं करना चाहते, अरे दिल्ली श्रीनगर के गलियों में घूमना चाहती है। आप ये बताइए कि वैली में दिल्ली क्या करना चाहती है। आप ये बताइए कि दिल्ली के बारे में ये जो एक बेगानापन है, इनके मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये जज्बात बहुत लोगों में है कि दिल्ली हमसे बात नहीं करती। राजपूत साहब, जो आप वास्तविकता समझे, जम्मू कश्मीर में जो कुल मिलाकर सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हुर्रियत की बात करें, दिल्ली 22-23 डिस्ट्रिक्ट्स बात करें, और पाकिस्तान से उन डिस्ट्रिक्ट्स में मुश्किल से 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी से अफेक्टेड है। और आज उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का आधार लेकर के हमें यह कहा जा रहा है कि सारा के सारा जम्मू कश्मीर भारत के साथ जाना नहीं चाहता, न तो कश्मीर की घाटी पूरी तरह ये चाहती है। आपने बिल्कुल सही बात की, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फॉस्टर करने की बात है। और अगर कोई नई सोच हमें सोचनी है तो वो यही है और कि जो जो चीजें भारत को और भारत के अन्य हिस्सों को और ये बहुत कुछ है उन हिस्सों को जल्द और ये बहुत कुछ और बहुत और अलगाववाद रखने वाले मुद्दों में बहुत कुछ एक मिनट बहुत कुछ पीडीपी के हाथ में है, बहुत कुछ पीडीपी के हाथ में है। मैं पीडीपी के प्रवक्ता से पूछूंगा, भाई आप बताइए, आप भी अपने तौर तरीके कैसे बदलें कि आपको अपने लोगों के बारे में अब ये जो फिक्र हो गई है कि आपसे नाराज न हो जाएं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि राशिद साहब आप पर दबाव बनाए हुए हैं, तो वो नई जुबान, वो नया नैरेटिव, वो कैसे सुने आपसे हम? ये सवाल मेरा पीडीपी के प्रवक्ता से है। किनसे आप बात करें? जी आपसे। इनकी तरफ से फारूक खान ने तो पहले ही बोल दिया था। पहले मैं ये जो कश्मीर स्टडी सर्कल के डायरेक्टर साहब है,
हाँ भाई, इंजीनियर साहब तकरीर करते रहते हैं। अगर इंजीनियर रशीद साहब को तकरीरों के बिना कुछ सीरियसनेस बात या हर असेंबली में हंगामा करते हैं, टीवी स्टूडियो में हंगामा करते हैं, हंगामों से मसला हल नहीं होता, फिर तो आपको एक्चुअली मेजॉरिटी होनी चाहिए कश्मीर में। अगर आपके लोग राशिद भाई सुनिए, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, अब आपको बहुत वक्त दिया गया। राशिद भाई आप कृपया 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 इनकी बात सुनिए। राशिद भाई मुझे देखिए, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कि मैं आपका ऑडियो डाउन करूं। राशिद भाई मुझे पसंद नहीं होगा कि मैं आपका ऑडियो डाउन करूं, प्लीज। हाँ भाई, वहीदुर भाई बोलिए। नहीं, रशीद साहब का एजेंडा अगर इतना अच्छा है तो लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? इनको इन्होंने हर 87 कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने कैंडिडेट उठाया, एक सीट क्यों मिली है इनको? यानी कि हमारा एजेंडा इनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, रियलिस्टिक भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी कश्मीर स्टडी सर्कल के वहां पे रिप्रेजेंटेटिव भी कह रहे थे, काफी ज्यादा बात है कि ये स्केल है, ये स्केल। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। एनी अटेम्प्ट to weaken the constitutional position of Jammu and Kashmir, to weaken Article 370 or weaken Article 35A, or to challenge the regional identity of Jammu and Kashmir state, only vindicates the separatists. It vindicates the separatists. It vindicates the Pakistan move. It weakens the mainstream. If you want to weaken us, if you want to weaken PDP, NC, Congress, BJP, all the regional mainstream political parties, आप करते रहिए erosion. ये erosion सिर्फ separatism को बढ़ाएगा। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। नुकसान नेशनल इंटरेस्ट का है। जी भाई माफ करिएगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैंने कोशिश की कि मैं सबकी राय लूं। भाई मैंने कोशिश की कि मैं सबकी राय लूं, लेकिन बाकी सारे मेहमानों से जिनसे मैं दोबारा राय लेना चाहता था नहीं ले पा रहा हूं। माफी मांगूंगा, क्योंकि अब मेरे पास प्रोड्यूसर का हुक्म है कि मुझे शो इसी वक्त यहां खत्म करना पड़ेगा। मैं अपना टाइम एक्सीड कर गया हूं, लेकिन सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया, और सिर्फ ये उम्मीद कि एक नई जुबान, पॉजिटिव जुबान 2016 में हमको सुनाई पड़े, इसी इरादे के साथ आगे बात करें तो अच्छा होगा। नमस्कार।